आज हम अपना चैप्टर 9 करेंगे, जो कि आपका रहेगा अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप क्लास देख सकते हो आप अपने यूट्यूब चैनल पे, एसएमडी क्लासेस पे, ठीक है। उसमें पॉलिटी की आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे हम और चैप्टर करते हैं ऐसे ये चैप्टर करेंगे। जैसे कि पहले हम थ्योरी करेंगे, ठीक है। थ्योरी में हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर क्या होता है अमेंडमेंट का, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखेंगे। काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है इसमें, सिंपल मेजोरिटी और अंडर आर्टिकल 368 आपकी दो स्पेशल मेजोरिटी होती है, वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर हम इसमें क्रिटिसिज्म देखेंगे और फिर लास्ट में आपके जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो देख लेंगे ब्रीफ, ठीक है। उसके बाद हम अपने कुछ पीवाईक्यू देखेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन जो हम हमेशा करते हैं। चलो हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरी में मैंने क्या बोला था, पहले हम बेसिक इन्फो देखेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, फंडामेंटल अमेंडमेंट की बेसिक इन्फो क्या है आपकी, सिंपल कि यदि हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। दो टाइप के अमेंडमेंट देखी थी हमने, सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। और आपका अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को क्या देता है, प्रोसीजर भी देता है और आपका पावर भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसा है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, नहीं, हम क्या बोलते हैं, एक यूनिक सिंथेसिस है इसकी, किसकी सिंथेसिस हो, बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल मतलब हम सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। रिजिड मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो भी आपकी दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। दूसरा और हम क्या देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं या बेसिक फीचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अमेंडेड या चेंज्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका कब ऐड हुआ था, ये हुआ था आपका केशवानंदा भारती केस में, केशवानंदा भारती केस, ठीक है, 1973 है, ठीक है। इतना पता लग गया आपको अंडर आर्टिकल 368। और पार्ट की बात करें तो पार्ट 20, ठीक है। बेसिक इन्फो आपकी कंप्लीट होती है, फिर हम प्रोसीजर देखते हैं इसमें, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अब क्या होता है ये आप ध्यान से सुनना। देखो अमेंडमेंट होता है, ठीक है। पहली बात, अमेंडमेंट आप पार्लियामेंट में ही स्टार्ट कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पावर नहीं है कि जो वो आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो स्टार्ट करे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अमेंडमेंट इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखोगे कि ये इससे एमसीक्यू भी डायरेक्ट बन जाते हैं कि अमेंडमेंट होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट में इनिशिएट कर सकते हो आप ओनली पार्लियामेंट लिखोगे तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट के चक्कर में बच्चे काफ़ी बार गलत कर देते हैं, लेकिन ये ओनली इन पार्लियामेंट में ही आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो कौन कर सकता है, सिर्फ मिनिस्टर कर सकते हैं या सिर्फ प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, प्राइवेट मेंबर वो होते हैं अदर देन मिनिस्टर्स, वो वैसे रूलिंग पार्टी से हो या आपकी अपोजिशन पार्टी से हो,
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपके दोनों कर सकते हैं, मिनिस्टर भी कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड, किसकी? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नीडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या बोलोगे? नहीं, आपको कोई भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इसमें जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने में। ठीक है, समझ आ गया? प्लस में प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट नीडेड फॉर वाले नो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? जो भी आपने बिल, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वो पास होना चाहिए दोनों हाउस से, मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किससे? विद स्पेशल मेजोरिटी। हम अंडर आर्टिकल 368 की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, बिल मस्ट बी पास बाय बोथ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, विद स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से आपका बिल पास होना चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा। यदि पास नहीं होता है तो इफ वन हाउस डजंट पास इट देन इज देयर प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। मतलब जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों बैठ के उसका कुछ समझौता कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, मतलब इसमें देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, मतलब जॉइंट सिटिंग का कोई भी इसमें आपका प्रावधान नहीं है कि यदि आपका कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास नहीं करता है हाउस तो आपका वो बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। हाँ चलो, ये तो हो गया आपका बिल। देखो अब क्या होता है आपका अंडर आर्टिकल 368। हमने बात करी थी दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी और ये भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। अब इसको अच्छे से समझेंगे जब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट करेंगे तब। कंसेंट ऑफ स्टेट्स कितनी? हाफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ स्टेट्स, तो ये आपको चाहिए फेडरल प्रोविजंस में, फेडरल फीचर्स में। यदि कोई भी फेडरल फीचर में आप कुछ अमेंड करना चाह रहे हो तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपकी आपकी स्टेट की कंसेंट भी चाहिए। स्टेट की कंसेंट मतलब स्टेट उस बिल को पास करेगा सिंपल मेजोरिटी से, अपने हाउस से, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, ठीक है। पांचवा प्रोविजन क्या होता है? यदि आपका जैसे कि दोनों हाउस ने पास कर दिया है, बोथ हाउसेस बोथ द हाउसेस पास्ड क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या उसमें यदि कोई स्टेट की जरूरत है तो स्टेट ने भी अपना एसेंट दे दिया है, कंसेंट दे दिया है। ठीक है, स्टेट ने भी अपना कंसेंट दे दिया, तो अब वो जाएगा प्रेसिडेंट। इसमें भी एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, प्रेसिडेंट एसेंट के लिए। ठीक है, अब ये बताओ कि प्रेसिडेंट की एसेंट होती है वो मैंडेटरी होती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो एसेंट देंगे ही देंगे? यस। ठीक है, तो मैंडेटरी ऑन प्रेसिडेंट, मैंडेटरी ऑन प्रेसिडेंट टू टू गिव हिज और हर एसेंट। मतलब क्या है कि यदि कोई आपके दोनों हाउस से पास हो गए या फेडरल फीचर से वो लिंक कर रहा है तो स्टेट ने कंसेंट दे दिए तो प्रेसिडेंट आपका मैंडेटरीली उसको पास करेगा। ठीक है, ये कब प्रोविजन आया आपका? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाता है तो उसको वो एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब हम इतनी देर से यूज करने लग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो बिल जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है तो उसको हम बोलने लग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सभी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है,
लेकिन हमारे आज तक मैक्सिमम एक्ट कितने हैं, 106। ठीक है, तो मतलब सभी बिल आपके कन्वर्ट नहीं होते एक्ट में। ठीक है, मतलब कोई ना कोई आपका हाउस उसको पास नहीं करने लग रहा है, तो उसकी वजह से वो रह जाता है। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ आ गया आप लोगों को। हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है थ्योरी का, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, हम इसमें दो टाइप के आपके अमेंडमेंट देखेंगे, एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, सिंपल मेजोरिटी, एक अंडर आर्टिकल 368। 60 में दो टाइप की आप स्पेशल मेजोरिटी देखोगे, एक स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हम समझेंगे अच्छे से, फर्स्ट वन। और सेकंड कौन सी आपकी स्पेशल मेजोरिटी, जो फर्स्ट वाली है, प्लस में आपकी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं, चलो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या है, सिंपल आपका जैसे लाइक ऑर्डिनरी लॉज, जैसे हम ऑर्डिनरी लॉज पास करते हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के यदि हम एग्जांपल से समझे तो, जैसे कि मान लेते हैं आपके 500 मेंबर है, ठीक है, लोकसभा में मान लो। ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी आपकी प्रेजेंट एंड वोटिंग की हम काउंट करते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिंपल क्या है, इस 500 में से मान लेते हैं आपके 300 ही मेंबर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, जब 300 आपके मेंबर प्रेजेंट है तो इसमें से यदि कोई 150 मेंबर ने यदि वो बिल को सपोर्ट कर दिया, मतलब वो प्रेजेंट भी हो और वोट भी कर रहे हैं, ठीक है, और सपोर्ट में आपके वोट कर दिया, ठीक है, तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी का सिंपल मीनिंग यही है। ठीक है, तो इसमें यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं आपके। ठीक है, पहला जैसे हम बात करें तो कुछ इसमें आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 हमने बात करी थी एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट की, जब हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ी थी, आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वहाँ से देख लेना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसमें हम ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते थे, ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज करना, किस में, नेम में, बाउंड्री में, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें आपकी क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, हम सारे सिंपल मेजोरिटी वाले कर रहे हैं। ठीक है, आपके स्केड्यूल, स्केड्यूल आप 3 याद रखोगे, स्केड्यूल आपका 2, 5 एंड 6। 2 आपका किससे हमने याद किए थे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ई से हमने क्या किया था, मोलमेंट। ठीक है, और आपके फिफ्थ एंड सिक्स में क्या, फिफ्थ में क्या किया था हमने, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एस से क्या किया था, SC ST, और ओ से क्या किया था, अदर ट्राइब्स। ठीक है, ये आपके अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये सब कुछ आपके इसमें कवर होता है 2 में। ठीक है, फिर और आपके इसमें क्या आता है आपका, यदि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी हो या अबोलिश करनी हो, तो दोनों चीज़ इसी में कवर होगी, सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। फोर्थ क्या आता है, कोरम, कोरम ऑफ पार्लियामेंट या कोरम इन पार्लियामेंट। ठीक है, कोरम इन पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम मेंबर पार्लियामेंट को रन करने के लिए कितने मेंबर, ऐसे जो फिलहाल है वो 10% आपका। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सैलरीज एंड अलाउंसेस किसकी, MPs की। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक कर लेंगे, MP से रिलेटेड जो भी प्रिविलेजेस गिवन होती हैं पार्लियामेंट में, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसके मेंबर्स हैं, उसके कमेटीज़ हैं, उनको जो प्रिविलेजेस गिवन होती है वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और हम देखें तो यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट।
ठीक है। एट्थ आप कौन सा देखोगे, नंबर ऑफ पुसाइन जज। पुसाइन जज का मीनिंग क्या होता है, अदर देन जो सीजीआई होते हैं उनको हम पुसाइन जज बोलते हैं। ठीक है, तो वो नंबर आपको इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। ठीक है, और भी जैसे कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्विजिशन की बात हो या टर्मिनेशन की बात हो, तो वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। ठीक है, और यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और एक दो और याद रख लेना कि डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन मतलब जो आप बाउंड्री की एडजस्टमेंट करते हो कॉन्स्टिट्यूंसीज में। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब जहाँ आप एमपी एमएलए जहाँ से इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और आपका 11th हो गया। 10 आपके यूटीज़ में कुछ भी चेंज करना हो तो आप सिंपल इससे कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट आप याद रखो कि इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी के कुछ प्रोविजंस हैं जो जिससे कुछ प्रोविजंस हैं जिसको हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। ठीक है, अब आती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। तो हम पहले स्पेशल मेजोरिटी समझ लेते हैं क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंपल आपका, देखो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि हम मान लेते हैं आपके 600 मेंबर्स हैं आपके लोकसभा के, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसकी मेजोरिटी कितनी हुई, 301। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके जो प्रेजेंट है मेंबर वो है आपके 450। ठीक है, जिस दिन आपको वोटिंग करनी है उस दिन आपके 150 मेंबर अब्सेंट है और 450 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 450 का हम 2/3 करेंगे तो कितना हो गया आपका, 300 मेंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यदि 300 मेंबर प्रेजेंट एंड वोट करने लग रहे हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, विल द बिल पास्ड व्हेन 300 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड। ठीक है, तो ये बिल पास हो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेजोरिटी का जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल नहीं करने लग रहा है। तो कितने मेंबर, यदि 301 मेंबर पास करेंगे तो ही आपका ये बिल पास होगा। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होती है, मेजोरिटी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उससे प्लस में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसकी 2/3। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए, प्लस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जब मैट होगी तब आपका ये बिल पास होगा। ठीक है, इसी में ये तो फर्स्ट आपका आ जाता है। सेकंड में हम क्या देखते हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। और कितने रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब वो जब आपके जो स्टेट्स हैं वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया है उनके पास में, किससे, सिंपल मेजोरिटी से। कितने, हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो ही वो आगे बढ़ेगा। तो ये कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं इसमें, वो आते हैं फेडरल फीचर्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, फेडरल जो प्रोविजन होते हैं वो आते हैं इसमें। इसमें कौन से आते हैं, मोस्टली आपके फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, और एंड एंड दोज नॉट कवर्ड अंडर सिंपल मेजोरिटी प्लस में स्पेशल मेजोरिटी प्लस में जो स्टेट्स की कंडीशन, स्टेट्स रेटिफिकेशन की।
मतलब जो आपके सिंपल मेजोरिटी में और स्पेशल मेजोरिटी स्टेट के साथ वाली है, उसमें जो कवर नहीं हुए वो इसमें आपके कवर होंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, वो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस। अब हम देख लेते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस में जो स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए वो किस किस में आपकी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हम यहाँ इसके प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। चलो, प्रोविजंस की मतलब जो फेडरल फीचर को, ठीक है, जो फेडरल फीचर से लिंक करते हैं वो इसमें आपके कवर होंगे। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी, यूनियन एंड स्टेट की, आपको एक्सटेंड करनी है, तो वो आपकी फेडरल फीचर से लिंक होगी कि किसको कितने क्या, किसको इम्प्लीमेंटेशन पावर किसके पास में हमें ज़्यादा करनी है कम करनी है, वो सब आपके फेडरल फीचर में कवर होगी। आपकी होगी एग्जीक्यूटिव पावर, ऐसे ही आपकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, किसके बीच में, यूनियन एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आपको लेजिस्लेटिव पावर भी यदि डिस्ट्रीब्यूट करनी है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, तो वो भी आपकी रेटिफिकेशन विद द स्टेट होनी चाहिए, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करोगे, ये आपके बहुत बार पूछा जाता है, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। क्यों, क्योंकि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आपकी पार्लियामेंट भी और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर भी टेक पार्ट करती है, तो इसलिए, और प्रेसिडेंट कोई यूनियन का एज सच सिर्फ यूनियन का सिंबल नहीं है, वो एक इंडिया का सिंबल है, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके यदि इलेक्शन, प्रेसिडेंट का यदि इलेक्शन करने में उसके मैनर में यदि हमें कुछ भी चेंज करना है तो आपको स्टेट की रेटिफिकेशन भी चाहिए। ठीक है, दूसरा एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो, रिमूवल हो, तो भी आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें तो आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और आपका जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के तहत आई थी आपकी, 101। ठीक है, ये हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसमें जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 279A में। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जो आपका था। ठीक है, और आपका कोई जो भी लिस्ट गिवन है, 7th शेड्यूल, मतलब 7th शेड्यूल में यदि आपको कुछ भी चेंज करना है तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, मतलब यदि राज्यसभा की यदि आपको कोई सीट में चेंज करना है तो आपकी रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और आपका आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 क्या बोलते हैं, पावर देता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके उसी की प्रोसीजर भी बताता है, क्या कुछ प्रोसीजर आप फॉलो करोगे अमेंडमेंट की तरफ। तो इसमें भी यदि आपको चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यदि पार्लियामेंट ये बोल दे कि भाई कल को स्पेशल मेजोरिटी से सिर्फ पास करके कि भाई हमारी जो अमेंडमेंट पावर है वो हम ऐसे इंक्रीज करने लग रहे हैं और हम किसी को भी, आपको फेडरल फीचर हो कोई भी फीचर हो, हम उसको अमेंड कर सकते हैं, तो इसमें जो स्टेट की जो स्टेट का महत्व है वो तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चक्कर में स्टेट भी आपको रेटिफाई, स्टेट की रेटिफिकेशन भी इसमें आपको ज़रूरी होती है यदि आपको पार्लियामेंट का अमेंडिंग जो आर्टिकल है उसमें भी कुछ चेंज करना है तो। ठीक है, तो ये कुछ आपके स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्टेट रेटिफिकेशन के कुछ प्रोविजंस थे। इसमें फंडामेंटल राइट डीपीएस भी आप याद रखो, और बाकी कौन से जो सिंपल मेजोरिटी और स्टेट की रेटिफिकेशन में कवर नहीं हुए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के कुछ अपने प्रोविजंस है वो देख सकते हो आप, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिटिसिज्म क्या है इसकी। क्रिटिसिज्म क्या है, सिंपल कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है, नो प्रोविजंस। स्पेशल बॉडी किसके लिए, कि अमेंडमेंट करने के लिए कोई एक स्पेशल बॉडी आपकी बनाई नहीं गई है। ठीक है, पहला ये हम अमेंडमेंट, पहला ये हम क्रिटिसिज्म देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, नो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब। ठीक है, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, टू पास
द बिल। ठीक है, कि मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास रेटिफिकेशन के लिए कोई बिल जाता है तो उसमें कोई भी टाइम लिमिट है वो प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है। ठीक है, यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल यदि वो हो जाता है कि भाई एक आपका हाउस पास नहीं कर रहा है या स्टेट लेजिस्लेचर पास नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोविजन नहीं है उसमें जॉइंट सिटिंग का, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन आप क्रिटिसिज्म है वो याद रखना। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फो जो आपका अमेंडमेंट के थ्रू है, जैसे कि 40 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करेंगे इसमें हम। ठीक है, 42nd को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था आपका, 1976 में। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके चेंज हुए थे। ठीक है, 40 जो भी 44 में कुछ ज़्यादा चेंज हुए थे, ठीक है, उसमें हमने 44th में वो क्योर करने का, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव किया, और बहुत सारे हमारे जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है उसमें बहुत कुछ चेंज किया हमने 44th की तरह। कब आया था, 1978 में। ठीक है, और यदि हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 99 से लेके आज जो करंट जो आपके अमेंडमेंट है उसमें, एक दो और देख लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 52nd कब आया था, 1985 में, किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जैसे 61st कब आया था आपका, 1988 में, किससे रिलेटेड है, जब आपकी वोटिंग एज है 21 से 18 कर दी गई और दो नए इलेक्शन कमीशन हमने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, ये है वोटिंग एज। वोटिंग एज मतलब 21 से 18 की, तो और ज़्यादा लोग बाग इसमें ऐड हुए, वोटिंग राइट उनको ज़्यादा मिले, तो हमें जो बर्डन बढ़ा है इलेक्शन कमीशन का उसमें हमने दो इलेक्शन कमीशन भी ऐड कर दिए। ठीक है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 91st 2003 में आया, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपके, बहुत सारे चेंजेस मतलब अंडर आर्टिकल 75 में हमने क्या बोला, जो भी पीएम है प्लस में मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो 15% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऐसे ही बांट देते थे, तो हमने 91st में ये क्योर करने की कोशिश की थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 की अंडर आर्टिकल 75 जो भी पीएम है, पीएम प्लस में मिनिस्टर्स, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 15% ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम हमने यही चीज़ स्टेट में करी अंडर आर्टिकल 164। ठीक है, सीएम प्लस में मिनिस्टर्स, वो भी आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा असेंबली की स्ट्रेंथ से, सॉरी लोकसभा असेंबली कह रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ से। ठीक है, फिर आपके स्मॉलर स्टेट्स में हमने क्या बोले कि 12 मिनिस्टर से कम नहीं होना चाहिए, यदि किसी की स्ट्रेंथ ही कम है तो 12 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फिर हमने कुछ चेंज किए एंटी डिफेक्शन लॉ में। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या किया हमने, पहले एक प्रोविजन था हमारा स्प्लिट का। ठीक है, स्प्लिट का मतलब क्या है, एक पार्टी है यदि उसमें से 1/3 मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ आपका लगता नहीं था उन पे। ठीक है, ये हमने स्प्लिट का प्रोविजन ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीटेड, और हमने एक नई चीज स्टार्ट करी 2/3 मर्जर का प्रोविजन। मर्जर का प्रोविजन मतलब यदि किसी पार्टी के एमएलए हैं उसमें 300 मान लेते, 300 एमएलए हैं, उसमें से 200 एमएलए यदि मर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के साथ में तो वो वैलिड होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पार्टी की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो तो आपकी चाह रही है ना मर्ज करना, तो उस बेसिस पे मर्जर हमने अलाउड कर दिया। ठीक है, और आपका स्प्लिट है वो हमने रिपील कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट 99 से 106 99 वाला जो आपका आया था वो किसके लिए था, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहते थे, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये बोले कि सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये हैम्पर करता है। ठीक है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको ये हैम्पर करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की इसमें रोल हो जाएगा आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट में।
ठीक है, फिर आपका आता था 100th आपका किससे रिलेटेड था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश का। ठीक है, फिर आपका 101 आता है, 101 आपका किससे रिलेटेड है, आपका जीएसटी। ठीक है, 102, 102 आपका कब आता है, 2018 में, क्या हुआ, एनसीबीसी, एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें क्या हुआ, पहले ये एक स्टैट्यूटरी, ठीक है, पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब इसको स्टैट्यूटरी से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर दी। ठीक है, तो ये आपका 102 अमेंडमेंट के थ्रू किया। 103 में हमने क्या किया, 103 आपका कब आता है, 2019 में, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया हमने। ठीक है, 104, 104 आता है आपका 2020 में, क्या आता है, जो SC ST की रिजर्व सीट है, ठीक है, रिजर्व सीट है, उसको हमने एक्सटेंड किया। और आपका जो एंग्लो इंडियंस है, ठीक है, एंग्लो इंडियंस की जो सीट, 2 सीट हम रिजर्व करके रखते थे लोकसभा में, वो हमने डिलीट कर दी। ठीक है, अब तो, ठीक है, तो अब हमारी टोटल स्ट्रेंथ यदि हम पूछें तो 552 से 550 हो गई है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा की। ठीक है, फिर हम करते हैं 105 की बात। 105 कब आया, 2021 में। अब क्या किया उसमें, 105 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ओबीसी लिस्ट है वो आपकी सेंटर लेवल पे ही बनेगी, लेकिन 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेंटर ने ये पास किया कि जो स्टेट और यूटी रहेंगे, ठीक है, रिस्टोर्ड कर दिया उनकी पावर, रिस्टोर्ड टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, ओन ओबीसी लिस्ट, रिस्टोर्ड पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ठीक है, स्टेट और यूटी अपनी ओबीसी लिस्ट अपनी सेपरेट बना सकते हैं। जो लेटेस्ट है वो है 106, कब आया है, 2023 में। इसमें क्या था, जो आपका 1/3 हम रिजर्वेशन देंगे, किसको, किसको रिजर्वेशन देंगे, वुमेन्स को। ठीक है, जिसका हम, उसका बिल का नाम क्या था आपका, नारी शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 1/3 सीट आपकी रिजर्व कर दी है वुमेन्स के लिए, किसमें, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में। ठीक है, कब होगा, जो भी आपका नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा, आफ्टर डिलिमिटेशन। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है और हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। ठीक है, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 दो टाइप की हमने स्पेशल मेजोरिटी देखी थी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और आपकी स्टेट रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, कितने की, हाफ ऑफ द स्टेट, तो अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड इन, ये हमने पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ आपका पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है। पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउस के तहत, लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी हाउस हो, आइदर हाउस। कौन इसको इनिशिएट कर सकता है, मिनिस्टर या प्राइवेट, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर मतलब अदर देन मिनिस्टर्स। ठीक है, वो रूलिंग पार्टी से अपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर दोनों, बोथ। ठीक है, क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि डज प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन नीडेड,
रिकमेंडेशन नीडेड, नो। मतलब आपको प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने जो भी मेंबर हो, मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, वो अपना इनिशिएट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, किसमें, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, ठीक है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देखा था, हमने पहला ही अमेंडमेंट देखा था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था आपका, 42nd, कब आया था, 1976 में, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में आपका बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर कर रहे हैं। केशवानंदा भारती केस कब आया था, 1973 में, ठीक है। तो इसके इसमें पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कोई भी किसी को भी चेंज कर सकती है, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर की इनोवेशन कब हुई, 1973 में, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या चाहिए इसमें, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फंडामेंटल राइट में क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन ये नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये कौन सा, आर्टिकल 2, ठीक है। डीपीएसपी में कौन सी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 2 और एंड आर्टिकल 3 में हमने बात की थी, सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। विच अमेंडमेंट एक्ट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18 फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया था भाई हमने, 61st, कब आया था ये, 1988 में, ठीक है। ये आपका क्या था, एंटी डिफेक्शन 85 में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। 73rd और 74th आपका क्या है, पंचायत, ठीक है। पंचायत कब कॉन्स्टिट्यूशनल कर दी थी आपकी पंचायत, 1992 में, 86 2002 में, 3 में चेंज किया था ना, अंडर आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। यदि फंडामेंटल राइट में आता है ये आपका अंडर आर्टिकल 45, जिसमें वो लैंग्वेज चेंज कर दी थी, ईसीसीई, ठीक है, अर्ली एजुकेशन एंड केयर, ठीक है। और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11th ऐड की थी आपकी, ठीक है। तो ये 3 में आपके चेंज की थी 86 के थ्रू। चलो नेक्स्ट करते हैं। बोल एन अमेंडमेंट बिल इन्वॉल्विंग फेडरल प्रोविजंस मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, या 2/3 या नॉन रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड। जो भी फेडरल फीचर होंगे, तो हमने क्या बोला था, हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट उसको पास करे, तभी वो आपका पास होगा। मतलब विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के तहत की है हमने, 101, ठीक है। 100th हमने क्या बात की थी, 100th में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था आपका, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है। किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। 102 में हमने क्या बात की थी, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, एनसीबीसी मतलब नेशनल आपका कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था आपका। 103 में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन, 103 जो अमेंडमेंट एक्ट है आपके, उसके थ्रू आया था आपका, ठीक है। बोला द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोला अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, क्या कुछ की है ये हमने सैलिएंट फीचर्स में, ये हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बोले इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल,
ठीक है, तो हम जॉइंट सीटिंग कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई गई है, या बिल इज सेंट बैक टू द लोकसभा, या देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सीटिंग, या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द आउटकम। हमने जब क्रिटिसिज्म पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। यदि कोई भी हाउस पास नहीं करता है तो बिल आपका लैप्स हो जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सीटिंग। ठीक है, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, नोट ए मेथड पूछा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 पूछा है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, ऑल ऑफ द अबाउ आर मेंशन इन आर्टिकल 368। नहीं, आपका सिंपल मेजोरिटी वाला मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 368 में नहीं आता है। सिंपल मेजोरिटी आपकी दो चीज, ये दो चीज आपकी अंडर आर्टिकल 368 आती है स्पेशल मेजोरिटी की। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी आपकी ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास होती है, उसमें कोई भी स्पेशल मेजोरिटी आपकी जरूरत नहीं। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, बोले द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, क्या है? एक एब्सोल्यूट अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर द बिल इज पास्ड, या डराइव फ्रॉम द प्रियम्बल है। ठीक है, तो क्या है? लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। कब पता लगा? केशवा नंदा भारती केस में 1973 में। ये फीचर कब आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर का? ये आपका 1973 में आया है। ठीक है, बोला इफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट इट मस्ट बी रेटिफाइड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, हमने राज्यसभा की जब बात की थी, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात की थी, तो उसमें हमने ये प्रोविजन डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या है? हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी से यदि हम पास कर देंगे तो उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? हाउस में। ठीक है, ओनली ए मिनिस्टर, आइदर ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर, ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया जा सकता है? आइदर ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? अदर देन मिनिस्टर्स। ठीक है, और कौन से हाउस में? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 वाज प्राइमली इनेक्टेड टू नलीफाई द जजमेंट ऑफ विच केस। आपका कौन सा केस? ये कब आया आपका? 1967 में, ये 1973 में, ये आपका आया है 1980 में, ये आपका था 1951 में। ठीक है, तो 1971 के पास कौन सा केस है? आपका गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में सिंपल क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट ने बोला हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोविजन है फंडामेंटल राइट का हम उसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गोलकनाथ केस है, उसकी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए। So which of the following cannot be amended under the provision of article 368? कौन सा प्रोविजन है जिसको हम अमेंड कर ही नहीं सकते? प्रेम्बल को हमने देखा है अमेंड किया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को हमने देखा अमेंड किया है। 7th शेड्यूल को हम कर सकते हैं रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट के साथ में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट को हमने क्या अमेंड किया है ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, What happens if a constitutional amendment bill is passed by the Lok Sabha but rejected by the Rajya Sabha? क्या होगा यदि वो कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आपके लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन रिजेक्ट कर दिया आपका राज्यसभा ने? ए जॉइंट सिटिंग इज सबमेंड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमने कोई बात की थी ऐसी। द बिल लैप्सेस, बिल मतलब खत्म हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डिसाइड द फेट ऑफ द बिल, या प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे क्या होगा अब आगे इसके साथ। लोकसभा कैन ओवरराइड द राज्यसभा डिसीजन। तो हमने क्या बोला था कि इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है ना आपका जॉइंट सीटिंग का, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग। और इसमें ये तो है नहीं कि भाई लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा से, तो इक्वल पावर है दोनों के पास, तो बिल लैप्स हो जाएगा यदि एक ने पास नहीं किया तो आपका। ठीक है,
और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत आपका 10th शेड्यूल ऐड हुआ है, ठीक है। तो 52nd कब, 1985 में। 44 में हमने देखा था राइट टू प्रॉपर्टी की हमने रिपील कर दिया था। 61st से हमने क्या देखा था, 1988 में आया था आपका, ये 1978 में आया था, ये आपका 2003 में आया था, ठीक है। 61st में क्या देखा था हमने, वोटिंग एज कम कर दी थी, 21 से 18 कर दी थी, ठीक है। ये 91st में हमने बहुत सारे चेंज किए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ में भी चेंज किया था कि 1/3 स्प्लिट वाला जो प्रोविज़न है वो हमने ख़त्म करके मर्जर का प्रोविज़न अलाउड कर दिया था, मर्जर 2/3 रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमने अलाउड कर दिया था। और बाकी भी 15% जो स्ट्रेंथ की बात आई थी COM की, वो भी यहीं से हमारी बात आई थी। स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यदि हम पार्लियामेंट की बात करने लग रहे हैं या यूनियन कैबिनेट की बात या COM की बात कर रहे हैं, और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जब स्टेट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 स्टक डाउन विच प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बोले प्रोविजन गिविंग प्राइमेसी टू ऑल DPSP और फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजन इंक्रीज द टेन्योर ऑफ लोक सभा, द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, द एडिशन ऑफ सेकुलर टू द प्रीएम्बल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका, प्रोविजन गिविंग प्राइमेसी टू ऑल DPSP और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि DPSP और जो फंडामेंटल राइट है ये हार्मनी एंड बैलेंस, ठीक है, क्रिएट करते हैं, दे आर द बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन देम इज द बेसिक फीचर है, मतलब एक दूसरे से कोई भी सुपरसीड नहीं कर सकता है, ठीक है, दोनों की अपना महत्व है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आपका, विच अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू NCBC, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। 102, 103 में क्या था EWS, 104 में हमने, 101 में क्या किया GST, 104 में हमने क्या किया था SC ST को जो रिजर्व सीट थी वो हमने एक्सटेंड कर दी, और जो आपकी एंग्लो इंडियंस की थी वो हमने रिमूव कर दी, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, ये हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, इसको थ्योरी में बात की थी हमने, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने बात की थी, ठीक है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट ठीक है, पहली ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके हो जाते हैं। और देयर इज नो प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सीटिंग फॉर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये भी ठीक है, मतलब कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, तो ये भी तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये हमने, ये प्रोविजन कब ऐड हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1971 में आपका प्रेसिडेंट पे मैंडेटरी कर दिया कि आपको एसेंट देनी ही देनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे, ठीक है। तो ये आपकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस में कोई किया था, केशवानंदा भारती केस में किया था 1973 में, ठीक है। द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट गया तो आपका वैसा आंसर आ ही गया है एलिमिनेशन से, ठीक है। द डॉक्ट्रिन इम्प्लाइज दैट पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 इज लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट, ये तो हमने बात की थी ना कि भाई जो अंडर आर्टिकल 368 है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब वो हर एक चीज़ को आपका चेंज नहीं कर सकती है, जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये ठीक है। सेकुलरिज्म फेडरलिज्म हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द जुडिशरी द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Consider the following statement about the ratification of constitutional amendment bill by states. Okay, ratification by states की दोबारा बात. Ratification is required only if the amendment seeks to make any change in the federal provision of the constitution. ठीक है, जब फेडरल प्रोविजन पे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चेंज करोगे तभी तो फेडरल मतलब यूनियन और स्टेट को दोनों को जो लिंक करती हैं चीजें. ठीक है, तो तभी तो आप स्टेट तभी तो रेटिफिकेशन के लिए जाएगा. ठीक है, ठीक है. द बिल मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट. मतलब ये बोलने लग रहे हैं कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रेटिफाई करने के लिए. नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ना. ये तो हमने क्या पढ़ा था, सिंपल मेजोरिटी चाहिए. ये स्टेट सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई करेंगे. ठीक है, तो ये आपकी गलत हो जाती है. तो सेकंड गया आपका, एक ऑप्शन गया सेकंड. ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट पास द बिल ऑफ रेटिफिकेशन बाय स्पेशल मेजोरिटी. नहीं, सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 ओनली. मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं. पहला है अमेंडमेंट, दूसरा है प्रोविजन. बोला 44th अमेंडमेंट में हमने क्या पढ़ा था, राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले प्रोविजंस पढ़ो. एंटी डिफेक्शन लॉ हमने कहाँ पढ़ा था, 52nd अमेंडमेंट में. क्यू का 1 देखो, क्यू का 1 दो ऑप्शन में. ठीक है, सेकंड है लोअरिंग वोटिंग एज ऑफ टू 18. कब, कहाँ से, 21 से 18. हमने कौन से अमेंडमेंट में पढ़ा था, 61st में. तो आपका आर का 2 देखो, आर का 2 आपका आंसर आ गया है वैसे. ठीक है, पंचायती राज हमने पढ़ा 73rd में, और राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या है, 44th में. ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है ए. ओके, देखते हैं. चलो, बोले सब्जेक्ट्स और रिक्वायर्ड मेजोरिटी है. बोले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने पढ़ा था. रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ. तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो पी का आ गया थर्ड. पी का थर्ड दो ऑप्शन में है. डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट भी ऐड कर दो तो मैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट. तो क्यू का 2 आपका ए ऑप्शन आ चुका है. ये हमने पढ़ा सिंपल मेजोरिटी में, कोरम इन पार्लियामेंट, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आर्टिकल 2, 3, शेड्यूल 2, 5, 6, इनमें कोई भी चेंज करना हो तो आप सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हो. ठीक है, ये क्विक समरी है जो हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर में देखनी. इनिशिएशन बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर. कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है. जॉइंट सिटिंग नॉट अलाउड फॉर अमेंडमेंट बिल्स. एसेंट प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, मेड इट मैंडेटरी बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971. ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी देख लो क्या होती है, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, न्यू स्टेट्स हैं, सैलरीज ऑफ एमपी है, जजेस हैं, उनको कुछ चेंज करना हो तो आपका सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो. ये क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड प्लस है ये. ठीक है, 50% टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम इसमें. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस में हाफ ऑफ द स्टेट, जीएसटी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हाई कोर्ट. ठीक है, ओके. तो यह हमारी कंप्लीट होता है आपका चैप्टर अमेंडमेंट. ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. आप कुछ भी आपको लगता है कि भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी आप अपने सजेशन दे सकते हो. ठीक है, ओके, बाय बाय.